अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नागुज़ीर ये महज एक सरकारी बयानिया नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की तल्ख़ सदा है। दहशतगर्दी कोई याद माजी नहीं, ये एक ज़िंदा ख़तरा है जो मौका मिलते ही मासूम जाने निकल लेता है, मईशत खुद को मफलूज करता है और रियासत के रिट को चैलेंज करता है। जो ये कहते हैं कि मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि सियासत है, वो उन शहीद एहलकारों, उजड़ी बस्तियों और खौफ में जीने वाले शहरियों की गवाही से गालिबन नजरें चुरा रहे हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि दहशतगर्दी नहीं, सिर्फ बानी और PTI को ख़त्म करने की बातें हैं। मुझे बहुत बुरा लगा जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा दहशतगर्दी की तरफ धकेला गया है। वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर देखा जाए तो ऑपरेशन का मतलब जंग नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। ये बंदूक के मुकाबले में कानून की बालादस्ती, खौफ के मुकाबले में उम्मीद और इंतशार के मुकाबले में नज़्म ज़ब्त का नाम है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अमन की भारी कीमत अदा की है। अब इन्हें फिर से उसी दलदल में धकेलना नाइंसाफ़ी होगी। रियासत अगर बरवक्त और मरबूत कदम ना उठाए तो खला दुश्मन पुर कर लेता है। ज़रूरत इस बात की है कि सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर कौमी सलामती पर यकसू हुआ जाए। यकसुई आएगी या नहीं आएगी और कैसे आएगी, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। इसके साथ साथ वतन अजीज़ की सियासत की भी बात करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल एक संजीदा सियासी मौका है, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ते का ना होना इस सवाल को जन्म देता है कि आया PTI वाकई मफाहमत चाहती है या फिर इंतशार ही इसकी सियासत की असल बुनियाद बन चुका है। मफाहमत के दरवाजे जब खुलते हैं तो सियासी बालिगुन नज़री का तकाजा होता है कि इख्तलाफात को बातचीत में बदला जाए, मगर यहाँ मज़ाहमत को हिकमत अमली और टकराव को सियासत समझ लिया गया है। PTI की सियासत वक्त के साथ एहतजाज बराए एहतजाज में ढलती दिखाई देती है। एक तरफ मुज़ाकरात का मुतालबा तो दूसरी तरफ राब्ते से गुरेज। ये तजाद महज हिकमत अमली नहीं बल्कि अंदरूनी इंतशार की अलामत है। पार्टी के अंदर वाज़े क़यादत, मुतफ़िका बयानिया और फैसला साजी का शदीद फुक़दान खुलकर सामने आ रहा है। कोई रहनुमा मफाहमत की बात करता है तो दूसरा मज़ाहमत का नारा लगाता नजर आता है। नतीजा यह है कि पार्टी एक समत में चलने की बजाय अपने ही साए से लड़ती नजर आ रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ़ करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके साथ साथ मसूद रज़ा साहब, एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका टेक लेना चाहूँगी। कल DGISPR की जानिब से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस पर आज रद्द अमल भी आया, लेकिन पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं? कॉन्फ्रेंस एक्चुअली बेसिकली मैं ये समझता हूँ वो एक जायज़ा था जो अमूमन हर तकरीबन कुछ हफ्ते वक्फे के बाद, कुछ दिनों के बाद DGISPR की तरफ से दिया जाता है। और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद बुरान से, और वो बुरान है दहशतगर्दी का, वो खतरा है दहशतगर्दी का, और वो दहशतगर्दी जो है उसके अंदर पाकिस्तान ने नहीं पर दुनिया ने ये बावर करा दिया है और ये सबूतों के साथ ये पेश कर दिया है कि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर है, ये अफ़गानिस्तान से और भारत से, और भारत और अफ़गानिस्तान से मिल के, बल्कि उसके अंदर इजराइल की भी, मुसाइद की भी इनपुट आती है, उनके साथ मिल के दोनों ममालिक जो हैं वो इसमें हम पल्ला हैं, और उनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो की जा रही है। और इसको दुनिया ने कहा कि 33 दहशतगर्द तंजीमें हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर पल रही हैं, जिनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिनके सेफ हाउसेज हैं, और जितनी ये BLA, BNA और फतना अल ख़वारिज, उनके जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे अफ़गानिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर हैं। तो इसको 12 अभी, बल्कि इसको अगर आप लिंक कर लें थोड़ा सा, इस DGISPR ने जो अफगानिस्तान और भारत की तरफ एक सबूत के साथ चीज़ पेश की गई है, उसको देखें तो परसों जो 4 दिन पहले जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए हैं चाइना में, वहाँ भी चाइना ने भी और पाकिस्तान ने भी कहा, जहाँ फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, चाइना ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जी ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, अफगानिस्तान को उनके खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन ऐसा हो जो विजिबल हो और वेरीफाइबल हो। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बाकी ममालिक के साथ मिल के रीजनल पेयर के साथ में इस दहशतगर्दी के मैनेज को ख़त्म करें। तो वो जो उसका जो एक ताराना जायज़ा, और उसके अंदर कितनी शादतें हुई, कितने ऑपरेशन किए गए, क्या हुआ, फिर उसके साथ साथ जो एक नया इंटेलिजेंस सेटअप क्रिएट किया गया, मेरा ख्याल जो वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन को जब भी इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करना होता है, पहले तो एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको अगर जब इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको कोलैबोरेट करते हैं आप डिफरेंट सोर्सेज से।
और उसके लिए एक फ्यूजन सेंटर ऐसा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपको याद हो 9/11 जब हुआ था तो अमेरिका ने सबसे पहले उसके बाद एक होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट बनाया था, जहाँ सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इंटरनल मिनिस्ट्री को उस होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर कर दिया गया था, इमिग्रेशन को। तो ये एक वो बनाया है। दूसरा एक पोर्ट एंड अथॉरिटी की बात की है, तो उसमें जो कुछ गवर्नमेंट को जो कुछ कर रही है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ फौज कर रही है, और फौज के अफसर और जवान जिस तरह अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, या पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी भी है, जब हम फौज की बात करते हैं तो उसमें तमाम वो लोग शामिल होते हैं जो स्काउट्स के हैं, जो एफसी के हैं, जो पुलिस के हैं, जो एक फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पे खड़े हुए हैं। तो उसकी उन्होंने डिटेल्स पेश की कि जी क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर बेस करके दुनिया ये समझ सकती है कि पाकिस्तान किन क्राइसिस से, किस ट्रबल से और किस चैलेंज से गुजर रहा है और किस तरह उससे नबर्द आजमा हो रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान को दुनिया के और जो ममालिक हैं जो इस पर डबल गेम खेल रहे हैं अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके, जिस तरह अमेरिका एक डबल गेम खेल रहा है और बहुत हिपोक्रेसी की, मक्कारी की, फरेबी की, झूठ की गेम खेल रहा है। एक तरफ तो कहता है कि जब अफगानिस्तान दहशतगर्दी में है और दूसरा हर महीने उसको $40 मिलियन भी देते हैं हर हफ्ते, और उसके साथ साथ सिगार की रिपोर्ट भी शाया कर देते हैं, फाइनल रिपोर्ट जी उसमें हमने अफगानिस्तान में 148.2 बिलियन लगाए और वो करप्शन की नजर हो गए, मिसफरनत की नजर हो गए, हमने पैसे वो वॉरलॉर्ड्स को दे दिए, उसके बावजूद उनको पैसे देते। तो ये जो गेमें दुनिया में खेली जा रही हैं, इसके ऊपर बेस करके जो बयानिया दिया गया, आई थिंक वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा है कि खारजा मकास पे तो हमने अपना बयानिया दे दिया, दुनिया ने तो वो बयानिया दे दिया, लेकिन ये बताइए कि एक अंदरूनी महाज भी खड़ा हो चुका है। हमने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र सुना और आज हमने उसका रद्द अमल भी देखा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये दहशत गर्दी की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ बानी और PTI को ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े वो मायूस हुए हैं। रद्द अमल को कैसे देखते हैं आप? ये पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिशियंस की बात है। बेहतर ये है कि आप इसको PTI के किसी रिप्रेजेंटेटिव से पूछें कि उन्होंने ये बात क्यों की है। इसलिए कि जो कोई दहशत में, मेरा जो थीसिस है वो रिलेट करता है टेररिज्म से, जो टेररिज्म KPK में हो रहा है या बलूचिस्तान में हो रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब देखिए, मामला तो सिक्योरिटी का है, लेकिन सिक्योरिटी पे बात करने की बजाय इसको बानी PTI से जोड़ना, ये कैसा है? नहीं, उन्होंने, वो तो उनके लीडर हैं तो उन्होंने जोड़ा है ना, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप किसी PTI के बंदे से बात कीजिए ना, उससे पूछिए कि उनका क्या रिएक्शन है और उससे पूछिए कि उनका क्या लॉजिक है ये कहने का कि बानी PTI, क्योंकि आपको ये पता है कि इतना मैं जरूर देखता हूँ कि जो PTI के लीडर्स हैं वो उनसे बानी PTI से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिला जा रहा। तो शायद इसकी रिजर्वेशन उनके अंदर मौजूद है, जो लॉ के मुताबिक तो आपको मिलने देना चाहिए ना। लेकिन जहाँ तक KPK में और बलूचिस्तान में जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, उसमें मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा ये चीज़ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें पुलिस भी हिस्सा ले रही है, उसमें FC भी हिस्सा ले रही है। और आपको पता है कि फौज तो 20 साल से वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। अभी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि 4-5 दिन पहले एक तश्कील को फौज ने हिट किया, जो है अपना 40 लोगों की एक तश्कील थी जो अफगानिस्तान के अंदर से आ रही थी। और कितने सारे ऑपरेशन हैं जो आपके लकी मरवत में हुए हैं, बाजोड़ में हुए हैं, तेरा में हुए हैं, नॉर्थ वजीस्तान में हुए हैं, साउथ वजीस्तान में हुए हैं, मामूक के, और वो कॉन्स्टेंटली जारी हैं। वो ये नहीं कि उनके अंदर कोई ब्रेक आई है, इट्स एन ऑन गोइंग फेज। क्योंकि फौज को जब खतरा, बजाय आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखें, जब खतरा जो है दहशतगर्दी का वो अवाम को हिट कर रहा होगा, अवाम जहां भी होंगे वहां पे फौज जो है वो अपना किरदार प्ले करेगी, अपना रोल प्ले करेगी। हम देख रहे हैं कि फौज अपना किरदार अदा कर भी रही है। ब्रिगेडियर साहब, मसूद रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि कल DG ISPR की जो एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जवेरिया, और गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेन के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो अपना नुक्ता नजर दिया, उन्होंने बताया कि क्या कामयाबियां हासिल की। बहुत बड़ा नंबर था जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 75,000 से ज्यादा, और जो इंसाइड दहशतगर्दी के ऑपरेशन थे वो 5,000 से ज्यादा थे। और फिर जो एक रेशो रहा है पहले कि हम
दहशतगर्द हमारे कितने जवान शहीद करते थे और हम उसके मुकाबले में दहशतगर्दों को जो मारते थे, वो बिल्कुल पलट गई ये सूरत हाल। तो यहाँ तक तो बहुत अच्छी सूरत हाल थी। जहां तक पॉलिटिकल सूरत हाल है और उस पर गुफ्तगू है, तो उससे पहले भी मेरा मौक़िफ़ यही था और आज भी यही है कि हुकूमत को डिफेंड करना चाहिए उन तमाम मामलात को जो फौज आकर डिफेंड कर रही है। फौज को क्यों आकर डिफेंड करना पड़ रहा है, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ऐसे मामलात हैं जिनका सियासी ताल्लुक है या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, या पीटीआई उनके साथ ताउन नहीं कर रही, या वो अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के कुछ शख्सियात के बारे में जो कैंपेन चल रही है, उस पर हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सियासी मामला से फौज को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल में हुकूमत इतनी संजीदगी के साथ इन मामलात को हैंडल करने में, टैकल करने में कामयाब नहीं है, तभी फौज को आना पड़ रहा है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अफवाज पाकिस्तान इतनी कुर्बानियां दे रही हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। आपने देखा कि कराची में खुद को ऑपरेशन की तो एक सूबा मुखालिफत करता हुआ नजर आ रहा है, वो सूबा जो सबसे ज्यादा मुतासिर है। अगर हम बात करें वज़ीर आला केपी खैबर पख्तूनख्वा की, तो उनका जो आज रद्द अमल आया है, वो कह रहे हैं कि ये तो बानी को माइनस करने की बात हो रही है, इससे दहशतगर्दी का कोई लेना देना नहीं है। और वो कह रहे हैं बड़ा अफसोस हुआ है उन्हें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। ये जो रद्द अमल उन्होंने दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस इस बात पर हो रहा है कि सोहेल साहब और पीटीआई जो ऑपरेशन से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, वो उसकी कोई सबूत लेकर नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा तो ये बदमाशी होगी। ऑपरेशन तो वहां हो रहा है, जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी ऑपरेशन हो रहा था, आज भी ऑपरेशन हो रहा है। और 75,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5,000 जो है वो पूरे पाकिस्तान में इज़ाइल दहशतगर्दी के ऑपरेशन, बल्कि इससे ज्यादा तो ऑपरेशन तो चल रहे हैं। वो कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो नहीं होने दिया जाएगा, और होगी तो बदमाशी होगी, तो ये उनको क्लियर करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कोलैटरल डैमेज होता है जब ऑपरेशन होते हैं, तो भाई ऑपरेशन के नंबर आ गए, हमने कितने दहशतगर्द मारे, हमारे कितने जवान और सिविलियन शहीद हुए, और फौज ने ये बताया कि कोई कोलैटरल डैमेज भी नहीं है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आदाद शुमार डालनी चाहिए कि अगर इन ऑपरेशन के दौरान कोई कोलैटरल डैमेज हुआ है तो वो क्या है, या उससे क्या आवाम को नुकसान पहुंचा है। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात मालूम होती है कि ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा। किसी नए ऑपरेशन की बात तो हो ही नहीं रही। ऑपरेशन तो वही है जो इंसाई दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हमारे ऑपरेशन जारी है, 2014 के बाद से जारी है। तो वही ऑपरेशन है, वही कंटिन्यू है, और उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो ये बात भी करना कि ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा और ऑपरेशन अगर कोई करेगा तो बदमाशी होगी, इस तरह की बातें करना, या विफाक की इस तरह से। अच्छा, एक तरफ मसूद साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और ये बदमाशी होगी, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं सुहेल आफरीदी कि अगर ऑपरेशन करना है तो एतमाद में लिया जाए, सियासी जमातें, यहाँ के मुशीरान हमें एतमाद में लेकर करना चाहिए। फिर एतमाद में किस तरह से लें? आप तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, एक तरफ आप ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं आप एतमाद में लें। तो क्या ये सोच के बैठे हुए हैं किस तरह से ये कुछ एक रोड मैप बना दें और बता देंगे ये तरीका होगा, हमें इस तरह से अप्रोच किया जाए? ऑपरेशन में कौन लेगा? वजीर आजम साहब लेंगे ना, वफाकी हुकूमत एतमाद में लेगी, आर्मी तो एतमाद में नहीं लेगी ना। आर्मी तो वजारत दिफा के मातहत इदारा है, तो वजीर आजम से आप बात करने को तैयार देंगे। सिक्योरिटी के हवाले से एक मीटिंग हुई थी, उसमें आप तशरीफ लेके नहीं गए, उसमें आपने भेज दिया अपने एक और साहब को, क्योंकि आपको अडियाला जेल जाना था। तो ये रवैये करें कम से कम सिक्योरिटी मामलात पर। आप मईशत पर नहीं कर रहे, कम से कम सिक्योरिटी मामलात में तो करें ना, जहां पूरा मुल्क वल्नरेबल है, कहीं पर भी कोई हादसा हो सकता है, कोई सानहा हो सकता है। अभी कराची में कितने बड़ा दहशतगर्दी का मनसूबा जो है नाकाम बनाया गया, परसों की बात है, ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही थी। तो आपको चाहिए कि आप दहशतगर्दी के मामला पे कम से कम सियासत ना करें, क्योंकि इससे पहले जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की नहीं हुई थी तो हमें लगता था कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो, खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा हो, हम दूर बैठे हुए लोग जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से बराह रास्त वाकिफ नहीं है, तो हमें ऐसा लगता था। लेकिन कल जब इतनी डिटेल से बता दिया गया कि कितने ऑपरेशन हुए, कितने उसमें दहशतगर्द को वासिल जहन्नुम किया गया, कितनी हमारी शहादतें हुई और हमने क्या क्या कामयाबी हासिल हुई, तो उसके बाद फिर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को बताना चाहिए कि किस बात पर है, कौन सा वो कोलैटरल डैमेज है, वो कौन से ऑपरेशन को रोकने की बात करें। फिर एतमाद में लिया जाए। तो एतमाद में आपने एक जलगा किया था, उसमें नून लीग भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे, एएनपी भी थी, बाकी जमातें भी थी। एक एलामिया भी उसका जारी हुआ था, कुछ ने उस पर दस्तखत किए थे, कुछ ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। लेकिन क्या आपने उस एलामिया को बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत को भेजा और उस पर आपको कोई जवाब नहीं मिला? तो वो आप बताइए।
आप कहते हैं कि बात की जाए अफगान तालिबान से बात की जाए, अफगान हुकूमत से बात की जाए, तो बातचीत तो हो चुकी, कई और बातचीत के हुए, वो नाकाम भी हुए, फिर पाकिस्तान ने कार्रवाई भी की, फिर उन्होंने माफी भी मांगी, अब उनकी तरफ से मुसलसल जारियत हो रही है, और वो जारियत हो रही है जिसमें भारत मुलव्विस है, उसके सबूत भी आपके सामने मौजूद है, आपके सामने क्या मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी मौजूद है, पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो भारत अफगानिस्तान गठजोड़ था उसका खुलकर एक बात और कह दूं, एक बात ही कह दूं कि मुझे ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ इस मामले को बार्गेनिंग चिप के तौर पर, सियासी बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, ये तासुर आने लगा है, जो कि बड़ा खतरनाक है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे रीड करते हैं? सिक्योरिटी के तनाजुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस वक्त मुल्क को दहशत गर्दी जैसे बड़े चैलेंज का सामना है, कैसे देखते हैं सर आप इसे? जी, शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं 2-3 इसकी खुसूसियात बताऊंगा जो मैंने नोट की हैं। पहली चीज़ ये कि 2021 से उन्होंने मुवाजना किया है 2025 का, और 2021 से 2025 में फ़र्क ये आया है कि टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, दहशतगर्दी हमारे मुल्क में बढ़ गई है, और उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई हैं कि 2024 से आप देखिए कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री ली है इकनॉमिक डोमेन में, जिसके बाद जाहिर बात है कि वो हमारे दुश्मनों के हक में नहीं जाती चीज़, तो उन्होंने 2025 के अवाइल से ही यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी थी। और फिर मई 2025 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान का एक बड़ा भरपूर जवाब किया, तो इंडिया के पास कोई फेस नहीं था अपने लोगों को दिखाने का, दुनिया को दिखाने का, तो उन्होंने बजाय इसके कि दोबारा पाकिस्तान पे कन्वेंशनली कोई कार्रवाई करते, उन्होंने अफगान तालिबान रजीम के साथ मिलके ये दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ थी इनको तेज कर दिया। तो एक तो ये हमें देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ क्यों ज़्यादा हुई हैं, इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि हमारी कारकर्दगी भी बहुत बेहतरी आई है दहशतगर्दी के खिलाफ। जहाँ पे पहले रेशो 1:3 का होता था, वहाँ अब 2:1 का है। यानी अगर 2 दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक सिविलियन या फौजी एहलकार शहीद हो रहा है, एक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो फिगर जो दहशतगर्दों की कत्ल की है वो तकरीबन डबल हो गई है, और वो एक पैमाना होता है नापने का कि आपने अपने कितने दुश्मन जो हैं उनको जान हासिल किया है, तो वो हमारे डबल हो गए। तीसरी चीज़ जो अहम उन्होंने बात की वो ये तंजीला साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। तंजीला मजहर साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। तंजीला साहिबा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR ने की, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उसे किस तरह से देखती हैं, और आज वज़ीर आला KP का जो रद्द-ए-अमल इस पे सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ बानी और PTI को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं है। कैसा रद्द-ए-अमल, क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चीज़ समझने से कासिर है वो ये है कि दहशतगर्दी का मामला बड़ा संजीदा मामला है, और दहशतगर्दी जो होती है वो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। दहशतगर्दी एक खतरा है। आज खैबर पख्तूनख्वा में इसके वाक़यात हैं, बलूचिस्तान में, लेकिन हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान इसका शिकार हुआ, और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर कोई वाक़या होता है तो उसकी दहशत पूरा मुल्क महसूस करता है, और उसका नुकसान पूरा मुल्क उठाता है, मुल्क की इकॉनमी उठाती है। देखिए, पाकिस्तान ने एक रियासत के तौर पर दहशतगर्दों के साथ बात करके देखा है। उस वक्त भी बहुत सारे ऐसी सियासी जमातें हैं, मैं नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन सभी को मालूम है कि वो इस हक में नहीं थी कि बात होनी चाहिए। लेकिन जब रियासत ने ये तय कर लिया और रियासत ने एक पॉलिसी बना ली कि हमने बात करनी है, तो फिर उस पॉलिसी पे अमल दरामद के रास्ते में रोड़े किसी ने नहीं अटकाए। किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, हम बात नहीं होने देंगे, हम सड़कों पे निकल आएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और वो बातचीत की गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि इसका अच्छा नतीजा निकलेगा, कुछ अरसे के लिए थोड़ा सामने भी हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो मजीद मजबूत हुए, और उस बातचीत करने का हमें नुकसान हुआ। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेके और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को लेके DGISPR साहब बार बार एक ही चीज को दोहराए जा रहे हैं अपनी पिछली चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। मुझे लगता है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी आपको नजर आता है। तो इसको जो सियासी हुकूमत है उसको इस मामले को टेकअप करना चाहिए, उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहिए और उसको लीड लेनी चाहिए। बार बार DGISPR आके एक ही बात कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ऑपरेशंस के खिलाफ है। जाहिर बात है, जब वो उन ऑपरेशंस की क्रेडिबिलिटी क्या होगी अगर वहाँ की जो हुकूमत है वो बार बार सवाल उठा रही है। अब वो सवाल सही है गलत है, उसके मेरिट और डीमेरिट्स पे हम बात नहीं करते,
लेकिन आपने एक ऐसे हसास इशू को मुतनाज़ बना दिया है जिसमें हर रोज हमारे अफसरान, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। हर रोज अगर 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 नहीं रुकती कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई तो जाहिर है उसमें जो नुकसान है वो वहाँ के लोगों का होता है। तो मेरा ख्याल है कि रद्द अमल जो है आज इस्टवेल आफरीदी साहब का, उन्होंने टोटल इसको एक पॉलिटिकल मसला बनाने की कोशिश की है। उनका जो पूरा जोर था वो था कि ये कुछ सियासी अनाद में उठा हुआ मामला है। जब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी और शायद उनका नामो निशान भी नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त भी दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार एक सूबा था। तो आज भी वहाँ पे दहशतगर्दी है। वहाँ की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। उन ग्राउंड रियलिटीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और यकीनन मुशावरत होनी चाहिए थी। लेकिन अब बात ये है कि जिस नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर मुशावरत हुई थी। अब वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि बंद कमरा, ये बंद कमरे में तय हुई बात नहीं है। ये पूरी दुनिया के सामने मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने, तमाम लीडरशिप ने बैठ के नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा थी। अगर आपको याद हो तो पेशावर के साने के बाद इमरान खान साहब ने अपने धरने को खैराबाद कहा था और फिर वो मियां साहब जो है उन्होंने बहुत कोशिश की और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान खान साहब को समझाया और वो जाके बैठे। लेकिन इस वक्त जो नेशनल एक्शन प्लान का वर्जन है जिसमें 14 नुकात हैं, पहले 20 नुकात थे, ये जो 14 नुकात का वर्जन है ये पीटीआई ने खुद इसको, इसमें जो भी अमेंडमेंट्स करनी थी ये उनका अप्रूव्ड, उनका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। सो आप अपने ही बनाए हुए डॉक्यूमेंट के से बगैर जवाबदेही के, बगैर किसी सवाल जवाब के ऐसे अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकली भी बहुत गलत बात है और मुझे लगता है कि ये जो एक मॉरल आपकी एक होती है ना स्टैंडिंग, ये अखलाकी तौर पे भी बड़ी गलत बात है कि आप बार बार एक चीज को कह रहे हैं बंद कमरे की पॉलिसी है, बंद कमरे की पॉलिसी। बंद कमरे की पॉलिसी वो थी जब आपने किसी एक शख्स से बात की, दहशतगर्द गिरोहों को वापस लेके आए। बंद कमरे की पॉलिसी वो थी जब आपने उनको हथियार दिए। बंद कमरे की पॉलिसी वो थी जब आपने बहुत सारे कैदियों को वहां से भागने दिया। वो बंद कमरे की पॉलिसियां थी जिनकी वजह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यानी हर बात को आप पर्सनल ले रहे हैं। अच्छा मसूद, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर वो चाहते हैं कि उनके सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाए और मुल्क की सालमियत के लिए अगर वो एक पेज पर आ जाएं तो इनकी पार्टी की बका भी इसी में ही है और मुल्क का फ़ायदा भी इसी में ही है और इनके सूबे का भी फ़ायदा हो जाए? देखिए, अगर उनको ये सब कुछ नजर आ रहा होता तो वो एक पेज पर होते। उनको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। तंजीला बिल्कुल दुरुस्त कह रही है और मैंने भी इससे पहले यही कहा कि हुकूमत को डिफेंड करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को। अफवाज पाकिस्तान को सियासी मामला में आकर बार बार जवाब नहीं देना चाहिए, मगर देना पड़ रहा है। तो हुकूमत का ये लगता है कि क्यों जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी चाहती है कि तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान जो है वो तनाव बढ़ता चला जाए। इसमें शायद उनको अपना फायदा नजर आता है और तहरीक इंसाफ भी ये समझ नहीं पा रही। और कैसे समझ पाएगी कि उनकी क़यादत ही मौजूद नहीं है। जो लोग इस वक्त पार्टी चला रहे वो बहुत नातजुर्बेकार और ऐसे लोग हैं जिनके पास इख्तियारात नहीं है। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क दिए गए और चेन ऑफ कमांड जो है वो बुरी तरह से मुतासर है उनकी, और हुकूमत जो है उसमें कोई किरदार भी अदा नहीं कर रही है। अगर आपने इस मामला को वाकई संजीदगी से देखना है तो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस कि इस वक्त जो मूड बना हुआ है उस मूड को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं जाकर तहरीक इंसाफ को वाकईतन हकीकतन इंगेज करना पड़ेगा। सिर्फ बयानात से बात नहीं होगी। आपने बुला तो लिया 12 तारीख को कि स्पीकर के कमरे में आ जाए और वहां पे बात कर ले, लेकिन ना तो स्पीकर जो है वो कोई सीबीएम तो हो सकते हैं, लेकिन सीबीएम से हुकूमत की तरफ से होना, जो लोग तहरीक इंसाफ की तरफ से जाएंगे उनके पास भी कोई इख्तियार नहीं है जब तक वो अपने बानी से मुलाकात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सियासत इसी तरह से। तो मेरे ख्याल में अगर वाकई इस मामले को टेकअप करना है, आपने इस मामले को सुलझाना है, उलझाना नहीं है, मकसद यही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम एक पेज पे हो बशमूल तहरीक इंसाफ, तो फिर संजीदा कोशिशें होनी चाहिए और वो संजीदा कोशिशें नजर आनी चाहिए।
ठीक तो है। मुझे नहीं लगता कि वो संजीदा यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम को एक पेज पे होने की ज़रूरत है। फैसल शाह साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जिक्र किया गया कि मई में जब से हमने भारत को धूल चटाई है उसके बाद से भारत खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन भारत ने अपनी प्रॉक्सी ढूंढ ली है और अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अफगानिस्तान हम देख रहे हैं कि पूरे खित्ते के लिए इस वक्त ख़तरा बना हुआ है। अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें पाई जाती हैं, पूरा खित्ता, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। सर, किस तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए और अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है उससे बचने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है मज़ीद? देखिए, मैं 3 बातें इसमें करूंगा। पहली चीज तो ये कि जो हिंदुस्तान का ये भारत का चेहरा है वो सबके सामने बेनकाब हो गया है। टेररिज्म में या दहशतगर्दी में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो सबके सामने है। आप देख लीजिए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओवरसीज टेररिज्म में भी भारत मुलव्वस पाया गया है। कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनकी गवर्नमेंट्स ने भारतीय गवर्नमेंट को ये सबूत फराहम किए हैं कि उनकी गवर्नमेंट के लोग उनके मुल्क के बाशिंदों के कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलव्वस रहे हैं। तो भारत का ये चेहरा है। इसके अलावा जो भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है वो बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ एक जारियाना कदम है, जिस पे पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ यूज हुई तो हम ये हक रखते हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाके टीटीपी के जो भी हाइड आउट्स हैं, टेररिस्ट के जो भी हाइड आउट्स हैं, उनको हम डायरेक्टली अटैक करेंगे। और ये पाकिस्तान ने करके भी दिखाया है और पाकिस्तान आगे भी ये करेगा। तीसरी चीज जो हमें इंटरनली करनी चाहिए वो हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरे कौम की, पूरे मुल्क की जंग है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जंग नहीं है। तो हम इसमें गवर्नमेंट को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और सिक्योरिटी एजेंसीज को तो मुलव्वस पाते हैं, मतलब हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल इसमें जुटे हुए हैं इस जंग को लड़ने में, लेकिन मुझे अवाम का कोई किरदार इस जंग में नहीं नजर आता। अवाम को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हमें अपने आंखें और कान खोल के रखने की जरूरत है। कोई मुश्तबा चीज हमें नजर आती है, कोई मुश्तबा शख्स हमें नजर आता है, कोई मुश्तबा हरकत नजर आती है, हमें उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। क्योंकि जो टेररिस्ट दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं वो ओवरनाइट नहीं हो जाते हैं, उनकी एक तैयारी होती है और वो तैयारी हमसे गाफिल नहीं हो सकती क्योंकि ये लोग हमारे बीच में ही होते हैं। तो मेरा ख्याल है अवाम को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। ठीक है, यानी इदारे अपना काम कर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हमारी फौज जो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन हमें बसियत कौम भी अब रोल प्ले करना है। रियर एडमिरल फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी 2 मेहमान हमारे साथ ही मौजूद होंगे और हम बात करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई अभी तक इशारा नहीं मिला। इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन ज़राए स्पीकर ऑफिस ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के किसी रहनुमा ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया है। तंजीला साहिबा, वज़ीर आज़म की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है, इससे पहले भी हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से बड़ी दफ़ा कोशिश की गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत की जाएगी। संजीदगी के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि दोनों तरफ से क्या आपको संजीदगी नज़र आ रही है इस सिलसिले में? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये वो हुज्जत तमाम करने वाला मामला है कि हम तो बात करने का कह रहे हैं। अब ये वही बात है, आपको पानी दें, आपको शीशे के गिलास पे दें, शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर डिजाइन होना चाहिए, ये कुछ ऐसी ही बात है। हुकूमत भी ये कुछ करती है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जाहिर है वो दे आर इन अ फिक्स। देखिए, हुकूमत के जितने भी सीनियर वज़रा हैं, आपने सुना होगा, वो कहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा हर इशू पे बात होगी। पीटीआई का इस वक्त मसला क्या है? उनका मसला इमरान खान साहब की रिहाई है। उसके अलावा आपने कभी कोई मसला सुना उनके मुंह से? उनको महंगाई से कोई तकलीफ हो रही है, उनको सोशियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मुल्क में उससे कोई तकलीफ हो रही है, उनको दहशतगर्दी से कोई तकलीफ हो रही है? वो जो भी बात करें, आप दुनिया के किसी भी मामले की बात करें, आप गाजा की बात करें, कश्मीर की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, वो उनको कोई मसला नहीं। उनका मसला है इमरान खान साहब की रिहाई। और अगर 9 फरवरी के इलेक्शन पे भी बड़ा उन्हें शिकवा है। वो शिकवा भी इसी वजह से ना कि हमें निकाल दिया, हमसे हुकूमत ले ली, हमें इक़्तिदार से बाहर निकाला। तो अगर आप जो हैं वो उनसे कह रहे हैं कि आप इमरान खान की रिहाई पे बात नहीं होगी, तो उसके अलावा फिर वो क्या बात करने आएंगे आपके साथ? बाकी रही बात के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों पाकिस्तान में, देखिए ये एक मुझे किताबी सी बात लगती है। सारी सियासी जमातें कहती हैं कि हाँ, हमें एक रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो सेट करने चाहिए। रूल ऑफ गेम सेट है ना, आपके पास आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये कहता है
कि जो विल ऑफ पीपल है वो उसी की रिफ्लेक्शन में हुकूमत होगी, जिसको वोट मिलेंगे वो हुकूमत बनाएगा। तो आपको दोबारा से इसके ऊपर एक निगोशिएशन करने की क्या जरूरत है? असल में जो आपको बैठ के बात करने की जरूरत है और तमाम सियासी जमातों को जरूरत है वो ये कि जो आपने माजी में ब्लंडर्स किए हैं, जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने जमहूरी इदारों को, सियासी इदारों को कॉम्प्रोमाइज किया है अपने नालायकी की वजह से, अपने नाअहली की वजह से, आप वो दोबारा नहीं करेंगे। आपको ये अपने साथ ही एक कमिटमेंट करनी है, आपको इस पूरे सियासी कल्चर को तब्दील करना है जहाँ पे आपने अपने खानदानों की फिर मतलब खानदान भी वो लंबी एक अब शुरू हो गई है ना कि जो समधी हैं, फिर समधियों के समधी हैं, मतलब वो सारे के सारे अब उन सब ने सियासत करनी है। तो बेटी के ससुराल ने भी, बेटे के ससुराल ने भी, सब ने, उन्हीं सब लोगों ने आके कैबिनेट में बैठना, उन्हीं सब, यानी इट इज अक्रॉस द पार्टीज। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ नून में है या सिर्फ पीपल्स पार्टी में, ये हर पार्टी में है। मौलाना साहब आते हैं, वो भी अपने बेटे को वजीर बनाते हैं। परवेज खटक साहब आए, वो भी अपने बेटे और भाई को कुछ बनाना चाहते थे। पीटीआई इसकी मुखालफत करती थी, लेकिन पीटीआई में भी यही रंग अब हम देख रहे हैं। नहीं, हमेशा से यही था। जब इमरान खान साहब थे तब भी यही था। असल में उनके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं और उनके बच्चे दे नॉट विलिंग टू बी हियर। अदरवाइज देखिए आज उनकी पार्टी में जो सारा का सारा केओस है वो उनकी बहनों और उनकी बीवी ने की वजह से ही है। तो मसला ये है कि ये जो संजीदगी का लफ्ज आप इस्तेमाल करिए ना, ये दोनों तरफ नहीं है। अच्छा, देखें, ये एक फैक्ट है कि इमरान खान साहब जब तक अपने इल्जाम तराशी का जो उनका शौक है उससे पीछे नहीं हटते और जब तक वो अपनी जबानबंदी थोड़े देर के लिए नहीं करते, जबानबंदी से मुराद ये कि आप मुसलसल फील्ड मार्शल को मुतनाज़ बना रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, आपके इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं है दुरुस्त, इस बहस में जाए बगैर इस वक्त एक सिचुएशन है सिक्योरिटी की। हमारे मुल्क में तो बड़ा आसान है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन अगर कहीं बनी हुई है तो वहां पे तो आपको वैसे मोहतात और हसास हो जाना चाहिए। यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अफगानिस्तान जो है वो हमारे साथ मुसलसल उलझने की कोशिश कर रहा है इंडिया के बढ़ावे पे। बलूचिस्तान में हमारे पास क्या सूरत हाल है, दहशतगर्दी की एक जंग हम लड़े हैं। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, एक अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, एक आइन में तरमीम हो चुकी है। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप अभी सिस्टम में वापस आए और जब आपके पास वापस कोई स्ट्रेंथ आए तो फिर आप आर्मी चीफ को कौम का वालिद ना बनाएं। वेल सेड, सिस्टम में वापस आने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। अच्छा मसूद साहब, महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि पार्लियामेंट की छुट्टी कराएं और अबूरी हुकूमत कायम की जाए। अब देखें, एक तरफ हमने देखा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि 5 बड़े अगर मिलके बैठे हैं और आपस में बातचीत हो तो मसला हल हो जाएगा। अब वज़ीर आज़म साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दूसरी तरफ से ये बातें हो रही हैं, इस सूरत हाल में मुज़ाकरात होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? फिर आप गिला करते हैं कि दूसरी तरफ से संजीदगी नहीं है। जी, संजीदगी तो किसी तरफ भी नहीं है, जैसे किसी तरफ भी संजीदगी नहीं है। और देखिए, ये जो इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में अब हम ये गुफ्तगू भी बहुत देर से कर रहे हैं। अब जब हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। इमरान खान को जेल के अंदर रखने का वक्त था, आपने 6 महीने 8 महीने साल भर आप जेल में रखे थे, 1.5 साल बहुत अरसा था। लेकिन अब शायद ये वक्त भी गुजर चुका है। अब आप क्या कर लेंगे? आप पूरी पार्टी को तहस तहस कर देंगे। पार्टी बायनाम रह गई है, पार्टी के अंदर कियोस है, पार्टी किसी काम की नहीं है, पार्टी बिल्कुल फारिग है, पार्टी की जो एक सूबे में हुकूमत है आप उसे भी खत्म कर दें। लेकिन एक सवाल तो है ना, सवाल तो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी का सवाल है और वही इसे हॉन्ट कर रहा है। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि अगर बैठा जाए। अच्छा, मुज़ाकरात फिर किस चीज पे करेंगे? आपने अगर सिस्टम को दुरुस्त करना है तो फिर आप कहीं से तो शुरू करेंगे। आपसे 2024 की बात होती है, आप कहते हैं जी आप 2024 के बाद 2018 पर आए, फिर 2013 पर आए, फिर होते होते आप कितने पीछे जाएंगे? कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है। अगर कहीं से शुरू करना है तो फिर शुरू किया जाए। और हुकूमत, अगर आप समझते हैं कि आप भी लेजिटिमेट हैं और आप पर इल्जाम लग रहा है, तो कि आए इलेक्शन में मैदान में मुकाबला करें और फिर बाय द बुक चले। मसला यह कि बाय द बुक चलने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। चाहे वो इमरान खान साहब थे, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, मौजूदा जो सेटअप है इसमें भी यही सूरत हाल है कि बाय द बुक चलने की ना उस वक्त हिम्मत थी ना अब हिम्मत है। तो दोनों तरफ से संजीदगी का फुकदान है। ऑप्शन क्या है? अगर बातचीत नहीं होती, मुज़ाकरात नहीं होते, तो जो सियासी डेडलॉक है ये किस तरह से टूटेगा? ये ऐसे ही कियोस चलता रहेगा?
देखिए, जब आप दावा करते हैं ना कि बड़ा सियासी लीडर कौन है, तो जो बड़ा सियासी लीडर होता है उसको फिर बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। बिल्कुल सही। तो अगर नवाज शरीफ साहब बड़े सियासी लीडर है तो नवाज शरीफ साहब मुजाहरा करेंगे, कोई और है तो वो बड़ेपन का मुजाहरा करेगा। तो बड़ेपन का मुजाहरा किए बगैर, अपनी जात से ऊपर उठे बगैर इमरान खान साहब को भी अपनी जात से बाहर निकलना होगा। इधर मौजूदा सिस्टम जो है ना, मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि इससे सूट करता है शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, उनको शायद सूट करता है कि मुज़ाकरात वगैरह ना हो, तहरीक इंसाफ लड़ जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये लड़ाई जितनी बढ़ेगी उनको तो फायदा है। जिस दिन आप बैठ गए मुज़ाकरात करने के लिए, तो इमरान खान के पास तो कोई हुकूमत नहीं है ना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो भी बराए नाम है, वो भी नहीं चल पा रही उनसे। मगर सब कुछ तो इस इत्तेहाद के पास। तो फिर मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो चाहिए ना कि इन्हें ये साजगार माहौल प्रोवाइड ना करें। कैसे साजगार माहौल? जो अभी आप कह रहे हैं कि ये सूटेबल है शहबाज शरीफ के लिए और दूसरी जमात के लिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही फिर हिकमत का मुजाहरा करे ना कि ये साजगार माहौल ना दे। नहीं, मगर करें तो क्या करें? यानी आप उनको सांस लेने का भी मौका ना दें। मैं कह रहा हूँ वक्त गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, अब वो साजगार माहौल पैदा हो भी नहीं सकता। जो 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 आप कह रहे हैं कि वो साजगार माहौल ना दे, किसके हाथ में? क्या सोहेल आफरीदी के हाथ में, सलमान अकबर राजा के हाथ में, बैरिस्टर गौहर के हाथ में? कौमी डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ, इसमें भी इन्होंने शिरकत नहीं की। कौमी डायलॉग कमेटी का इजलास था, इसमें इन्होंने शिरकत नहीं की। कौमी डायलॉग का उस डायलॉग कमेटी में कौन लोग मौजूद हैं? क्या वो फवाद चौधरी के साथ जाके बैठेंगे? क्या वो उनके जो साबिक गवर्नर सिंह के उनके साथ जाके बैठेंगे? या महमूद मौलवी के साथ जाके बैठेंगे? दीगर जो लोग बैठे हैं उनका मुल्क की सियासत में स्टेक कितना है और तहरीक इंसाफ का स्टेक कितना है? क्या 2024 के इलेक्शन हमारे सामने नहीं, उसके नताइज का बदलना, इसकी तस्दीक हमने नहीं की? तो राना सनाउल्लाह और उनके दूसरे लोग जो है वो कहते रहे कि क्या कुछ हुआ है। जब तक राना सनाउल्लाह के पास ये सीट मौजूद नहीं थी, उस वक्त वो इन इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ थे ना कि इलेक्शन गलत हुए, और भी बहुत से नाम हैं जो नहीं मानते थे इन इलेक्शंस को। तो बात ये कि वो वक्त गुजर चुका है, इसका इदराक कर लीजिए। इमरान खान को आप मजीद जितना जेल में रखेंगे, बंद रखेंगे, कि जितनी सख्तियां करेंगे, एक ही आपकी ऑपोजिशन है, आप उसे ऑपोजिशन तस्लीम करें या ना करें, आप कहें कि डन एंड डस्ट, लेकिन हर रोज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उसका जिक्र करें। इधर आप टीवी ऑन करें, हम मजबूर हो जाते हैं अपना प्रोग्राम शुरू करें, हमें कोई ना कोई बात करनी पड़ती है क्योंकि मुल्क का मसला है, ये लोग इस पे जानना चाहते हैं, तो इसके मतलब है बेचैनी है माशरे के अंदर। तो इसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करके कोई बीच का रास्ता निकाले हुकूमत, क्योंकि इसका हुकूमत बड़ी है, लेकिन हुकूमत का ठीक है, यानी आप समझते हैं कि जिम्मेदारी हुकूमत के कंधों पर आती है कि कोई बीच का रास्ता निकाले। आपका पॉइंट आ गया। अभी हमें ब्रेक जाना है, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वज़ीर आला केपी जो पंजाब के दौरे के बाद अब सिंध का दौरा करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी पंजाब के दौरे के बाद अब सिंध का दौरा करने जा रहे हैं और शर्जील मेमन ये कह रहे हैं कि बहुत से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम इन्हें वेलकम कहेंगे। तंजीला साहिबा, पंजाब के दौरे के बाद अब ये जो सिंध का दौरा किया जा रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट का भी अभी ऐलान किया गया है, तारीख भी बता दी गई है, क्या मकासद हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, वो तो अपनी स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के लिए निकले हैं और जाहिर है उन्होंने पहले बहुत बुरे तरीके से कराची को इग्नोर किया, सिंध को इग्नोर किया, तो एक तो जाहिर है वो रिवाइव करना चाहते हैं अपना वहाँ पे फुटप्रिंट, और दूसरा ये है कि माजी में जितनी बार भी इन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की, जो मोस्टली इनके पास लोग आए वो आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से आए, यानी कि पंजाब से भी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। बेशक अब कहते रहे कि हुकूमत ने बहुत पाबंदियां लगाई थी, हुकूमत ने बहुत जो है वो मामला खराब किए, लेकिन बहरहाल कई लोग आते ना रुकते हुए दिखाई देते कि उनको रोका जा रहा है, तो हमें वो वाले मनाजर भी नजर नहीं आए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि इतनी ज्यादा सख्ती और मार और केसेस और जेलों में कौन जाए वगैरह वगैरह, लेकिन मकसद तो उनका ये। लेकिन मैं एक बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ जो मसूद कह रहे थे जी। देखिए, इमरान खान साहब जिन वजूहात की वजह से जेल में है ना, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर खुद है। वो आज भी उन वजूहात से बाज नहीं आ रहे। वो पहले किसी पे मतलब कहाँ से उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू किया, अमेरिका, जनरल बाजवा, फिर किसी डीजीसी के नाम के ऊपर, फिर अब आप देख लीजिए आप अभी भी। तो जब तक आप भी तो अपने आप में कोई तरीकाकार तब्दील करते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े शहजादे हैं क्योंकि आप मकबूल हैं तो आप जो मर्जी आपके दिल में आए वो कहें, और क्योंकि आप मकबूल हैं
तो जो मर्जी आप कहते रहे, 2024 का इंतखाब हमारे सामने हुआ, वो आज वो भी कह रहे हैं कि वो फवाद चौधरी उनके साथ नहीं बैठ सकते। फवाद चौधरी बैरा को उन्होंने वफाकी वजीर नहीं बनाया था। पीटीआई तो किसी के साथ भी नहीं बैठना चाहती। जब आप दूसरे लोगों को, अपने ओपोनेंट्स को, अपने काउंटर पार्ट्स को हकीकत तस्लीम नहीं करते, ये तो एक अजीब गरीब बात है। अच्छा तंजीला साहबा, मकबूलियत का आपने जिक्र किया, मकबूलियत का वो खुमार जो इनके सर पे सवार है, आपको लगता है वो बरकरार है? और स्ट्रीट मूवमेंट का जो ऐलान किया है, इसमें हमें स्ट्रीट पावर नजर आएगी? आ भी जाए पावर नजर, देखिए मकबूल तो हिटलर भी बहुत था। मसला ये कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अगर आपने सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ क्योस करनी है और आज अगर आप वापस आ जाते हैं सिस्टम में और आपके लिए रास्ता खुलता है और हुकूमत को एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना देती है, जिसकी आप मसूद बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या इमरान खान साहब आके बैठेंगे, अपोजिशन से हाथ मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। वो तो यही कहेंगे इन सबको जेल में डाल दो। वो तो ये चाहते हैं कि सिर्फ वो इक़्तिदार करें, वो तो ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ जो है वो मसीहा हूँ और मैं ही वो अकले कुल हूँ जो इस मुल्क को बचा सकता है, इसके अलावा बाकी सारे चोर हैं, डाकू हैं। आप किसी को तो माने ना भाई। किसी के पास 4 सीटें हैं, किसी के पास 6 सीटें हैं, वो हकीकत है इस माशरे की, इस मुल्क की। वो बुरे से ही, वो बिल्कुल आप एक लम्हे के लिए कहते हैं वो काफिर है बेशक आपकी नजर में, लेकिन दे एग्जिस्ट। तो जब तक आप अपने साथ इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते कि बाकी सियासी हकीकतें भी हैं इस मुल्क में, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी एग्जिस्ट करती है, पीपल्स पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, ये क्या बात है कि हम किसी के साथ हाथ भी नहीं मिलाएंगे? हाथ आप किससे मिलाना चाहते हैं जिन पे आप इल्जाम तराशियां करते हैं? बात आप किनसे करना चाहते हैं जिन पे आप रोजे के इल्जाम नया रख देते हैं? एक तरफ आप उनको गाली देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं ताकत और इख्तियार उनके पास है, बात उनसे करेंगे। तो ये तरीका कार ठीक नहीं है। फेयर बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब को नहीं आती करनी सियासत, वो सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए उस वक्त बातें करते थे। उस वक्त वो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहते थे और खुद उन्होंने एडमिट किया कि वो सारा कुछ फौज के कहने पे कर रहे थे। तो आज क्या वो किसी उसूल पे खड़े हैं? मुझे तो इस बात पे डाउट है। वो आज निकलेंगे बाहर, वो दोबारा वही कुछ करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। मसूद, ये जो दौरा है सुहेल आफरीदी का, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान ये जो खलीज है, ये इसको कम कर पाएगी? और क्या आप ऐसा भी देखते हैं कि सियासी इत्तेहाद अगर बनता है तो माइनस नून लीग कोई सूरत नज़र आएगी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान सियासी इत्तेहाद? नहीं, ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा जस्टिस जरूर दिया है, लेकिन इतना आसानी दौरा होगा नहीं। अच्छा, बिल्कुल उनको प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर पाएंगे। जब वो यहाँ आएंगे तो इनसे साथियों का बर्ताव जो होगा वो भी उसी तरह से होगा जैसा पहला बर्ताव लाहौर में उनके साथ हुआ था असेंबली में। तो यहाँ ये दौरा भी कोई उनके लिए आसान नहीं होगा। उनकी जरूरत है वो आए, आकर कराची में उन्होंने बिल्कुल कराची को इग्नोर किया अपने जमाने में। और जब इमरान खान साहब यहाँ आए थे तो मैंने उनसे पूछा भी था कि आप जरदारी साहब से हाथ मिलाएंगे या कराची के मसाइल को इग्नोर करेंगे? तो उन्होंने उस वक्त उसका जवाब नहीं दिया था, फिर बाद में कभी इससे बात करेंगे। तो वो नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, बल्कि इनको जेलों में भेजना चाहते थे। उनका ये रवैया उस वक्त भी गलत था और आज भी नजीरा जैसा कह रही है, ये रवैया आज भी ठीक नहीं है कि वो अपने मुखालिफिन को तस्लीम नहीं करते। लेकिन क्या ये रवैया दुरुस्त है जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ रवा है? और क्या इससे मसाइल हल हो रहे हैं? अगर इससे मसाइल हल हो रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये रवैया भी बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि सबको अपनी अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह से सोचना पड़ेगा कि अपने जो जहन है उनको जरा कुछ रिवाइंड करना पड़ेगा, 4 कदम पीछे रखना पड़ेगा। इसके बगैर तो बातचीत नहीं हो सकती। बाकी जहां तक बातचीत का ये जो आज कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं फिर कहूंगा कि ये कौमी कॉन्फ्रेंस किसी मसले का हल नहीं है। अयाज सादिक साहब के साथ मिलकर बैठना है लोगों का किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल यह है कि कुछ सीबीएम्स हो, तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजों में मिल जाए, मगर जो ड्यू कम से कम वो उनकी कायदीन, अब यास्मीन राशिद जैसी अगर खातून भी जेल के अंदर है तो एक आम आदमी सोचेगा ना यार कि वो उनकी उम्र देखें, वो किस बीमारी से सर्वाइव करके आई है, अगर उनके ऊपर है तो इतनी सख्तियां क्यों? इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों नहीं, इतने अरसे तक क्यों बंद? आप कहते हैं वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो पहले जाकर आप उनसे सियासी गुफ्तगू खुद नहीं करते रहे जेल के अंदर, या बाकी लोग जो गिरफ्तार हैं वो कभी सियासी गुफ्तगू नहीं करते रहे। तो मामला ये है कि कोई सीबीएम जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। रवैये सबको अपने अपने तब्दील करने पड़ेंगे। अगर वाकई संजीदगी है तो फिर सबको दिखानी पड़ेगी। अच्छा मसूद साहब, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसका कुछ फायदा होगा? ये वो गोल अचीव कर पाएंगे जो ये सोच रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं हुआ था।
100% ना सही, लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल काम कर रही है। इससे पहले होता यह था कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं भी हुए थे उस वक्त भी, यानी हुकूमत से बाहर आते ही, उसके बाद जब भी वो बाहर निकलते तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता था, उनको मारा पीटा जाता था। पंजाब में जो सूरत हाल है वो तो है, मैं यहाँ की सूरत हाल को बता सकता हूँ कि ग्रास रूट लेवल तक जो थोड़ी बहुत उनकी तंजीम थी वो उधेड़ के रख दी गई है, वो खत्म हो चुकी है, वो मौजूद नहीं है। तो लोग तो नहीं निकलेंगे, लेकिन जब सीएम आते हैं तो सीएम को गिरफ्तार करना, उनके मोटर कैट पर शैलिंग करना या उनके लिए बैरियर लगाना, उनको रोकना, ये मुश्किल होता है। और आप ऐसा करते तो फिर खबर बनती है। तो इसलिए सीएम को शायद निकलना पड़ रहा है, वो जा रहे हैं, जाने के बाद अपनी कुछ स्ट्रीट मूवमेंट जो नजर आ रही है, जैसे लाहौर में नजर आया वैसे यहाँ पर भी नजर आएगा। कराची में इनकी तहरीक इंसाफ की इस वक्त अच्छी खासी अवाम के अंदर प्रेजेंस मौजूद है। अच्छा। तो जो सीटें इस वक्त एमपीएम के पास है वो सीटें दरअसल तहरीक इंसाफ की सीट थी। बल्दियाती इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, जमात इस्लामी के साथ वो अपना मेयर ला रही थी, लेकिन मेयर नहीं लाने दिया गया और मुर्तजा वाब को मेयर बनाया गया। तो कराची में तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन आवाम जो है वो डंडे खाने के लिए नहीं निकलेंगे, आवाम आंसू गैस की शेल के लिए नहीं निकलेंगे। आप आजादी दें, फिर देखें आप जलसा कर देते थे ना, जलसा क्यों नहीं करने दे रहे? एक पुराने जलसे की उन्होंने दरख्वास्त की थी और बिल्कुल अलग थलग जगह है वो जिना ग्राउंड, वहां पे जलसा करने थे, मगर आप जलसे की इजाजत नहीं दे रहे। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी चाहती तो है कि सियासी गुर्बत कुछ ना कुछ हो, लेकिन मेरे ख्याल में मजबूरियां हैं तहरीक इंसाफ के साथ गुर्बत बढ़ाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेस्चर दिखा रही है वो कर नहीं पाएगी। अच्छा मसूद, आखिर में मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान है, अगर दीगर जमातों को भी अपने साथ में लाने में कामयाब हो जाते हैं, ख़ासतौर पे मैं मौलाना साहब का जिक्र करना चाहूँगी, अगर मौलाना इनके साथ मिल जाते हैं तो क्या फिर कुछ पावर आएगी इनकी मूवमेंट में? देखिए, मौलाना साहब किस पॉइंट पर उनके साथ मिलेंगे? मौलाना साहब तो कहते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है और तहरीक इंसाफ ने उनका मैंडेट चुराया है। तो सिर्फ इलेक्शन की बात पर ही मौलाना साहब शायद साथ आ सकते हैं, महमूद खान अचल सही भी आ सकते हैं, लेकिन इलेक्शन की बात पर पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या मौजूदा ये पूरा निजाम जो ये तैयार नहीं है बात करने के लिए। और फिर इलेक्शन पे बात ये सवाल ये भी है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर रहे हैं, क्या ये अपनी पार्टी भी एक पेज पे है या नहीं? क्योंकि धड़ेबंदी है, एक धड़ा जो है वो मफाहमत की बात करता है, दूसरा मज़ामत की, तीसरा एहतजाज की, तो कितना इंपॉर्टेंट है एक पेज पे होना इसको कामयाब करने के लिए? देखिए, ये पार्टी इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रही है। ये पार्टी बिल्कुल तितर-बितर है। इस पार्टी की कोई चेन ऑफ कमांड मौजूद नहीं है, इमरान खान से इसका राब्ता हो नहीं रहा है। तो ये पार्टी के अंदर एक क्योस का शिकार है। अगर हुकूमत को कुछ करना ही है तो इस क्योस को खत्म करने के लिए फैसिलिटेट करें इस पार्टी को, अगर वो तस्लीम करते हैं सबसे पहले तो ये करें। और अगर नहीं करेंगे तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्योस ऐसे कम करने की जरूरत है। मसूद, आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तंजीला साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।